वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एनसीईआरटी की बायोलॉजी को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग क्लास एनसीईआरटी के साइंस को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्लास 6 और क्लास 7 इन दोनों कक्षाओं का जो एनसीईआरटी साइंस है वो पूरी तरह से क्या किया, समाप्त कर दिया। क्लास 6 और क्लास 7 हम लोग का क्लास 8 का ये चल रहा है एनसीईआरटी का साइंस, जिसमें एक दो अध्याय बच गए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आज हम लोग देखेंगे जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स अर्थात जंतुओं में जनन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस अध्याय को इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ये देखें कि जो देखिए हम लोग एनसीईआरटी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जैसे कि जो 8वीं कक्षा के एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसी अनुसार पढ़ेंगे। उससे एक्स्ट्रा फैक्ट जानने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हम लोग का लेवल और जो जानने का तरीका है वो भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि जीवों अर्थात जानवरों में प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो जीवों में 2 प्रकार के प्रजनन होते हैं। जीवों अर्थात जानवरों में प्रजनन कितने प्रकार के, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स 2 प्रकार के। एक है लैंगिक प्रजनन, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा है अलैंगिक प्रजनन, जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो लैंगिक प्रजनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक प्रजनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पूछा जाएगा कि प्रजनन के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार। एक लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा अलैंगिक प्रजनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब है कि पुरुषों, तो पहले समझ लें कि जो लैंगिक प्रजनन है उसमें मादा और जो पुरुष होते हैं उन दोनों के लिंग भाग लेते हैं, अर्थात इसमें नर और मादा दोनों शामिल होते हैं। और अलैंगिक प्रजनन में अर्थात एसेक्सुअल में या तो मादा के केवल लिंग होंगे, नहीं तो नर के होंगे। तो इसमें एक लिंग ही होता है, किसी प्रकार का लिंग पार्टिसिपेट नहीं होता है, अर्थात इसमें सेक्सुअल ऑर्गन जो है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता है। लेकिन लैंगिक प्रजनन में जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वे भाग लेते हैं। अब पुरुष प्रजनन अंग इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से कौन कौन से पुरुष के प्रजनन अंग हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो हम लोग को याद रखना है कि पुरुष प्रजनन अंग अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनमें एक जोड़ी वृषण होता है, अर्थात ए पेयर ऑफ टेस्टिस। वृषण अर्थात टेस्टिस कहते हैं। हम लोग चित्र में देखेंगे 2 शुक्राणु नलिकाएं होती हैं, अर्थात 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं और एक लिंग होता है जिसे पेनिस कहते हैं। तो पुरुष प्रजनन अंग में क्या क्या होता है, एक जोड़ी वृषण होता है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस। इस तरह से ये टेस्टिस है, 2 शुक्राणु नलिकाएं होती है इस तरह से, और एक लिंग होता है और इसका संपर्क सीधे एक लिंग से होता है। तो इसी तरह से होता है। तो याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टेस्टिस कितने होते हैं, एक जोड़ी अर्थात 2। और शुक्राणु नलिकाओं की संख्या ये भी 2, अर्थात 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं। और लिंग की संख्या होती है 1, जिसे पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनिस। अब शुक्राणु के बारे में देखा जाए कि शुक्राणु क्या है, जिसे हिंदी अंग्रेजी में स्पर्म कहते हैं। तो शुक्राणु अर्थात स्पर्म। तो वृषण के द्वारा पैदा किया गया लाखों नर युग्मक क्या कहलाते हैं, शुक्राणु। जो वृषण होता है, टेस्टिस होता है, तो वो लाखों नर युग्मक को पैदा करता है, अर्थात मिलियंस ऑफ मेल गैमेट। नर युग्मक जो होता है वो मेल गैमेट कहलाता है, शुक्राणु उसी को बोलते हैं। तो वृषण जो होता है अर्थात टेस्टिस लाखों
मिलियंस ऑफ मेल गेमेट्स, लाखों नर युग्मक को पैदा करता है। इसे ही शुक्राणु अर्थात स्पर्म कहते हैं। इसका जो आकार है बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल इन साइज। इसका आकार कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। प्रत्येक शुक्राणु में क्या क्या होता है? एक सिर होता है जिसे हेड कहते हैं, एक मध्य टुकड़ा होता है जिसे मिडिल पीस कहते हैं, और एक पूंछ होता है जिसे टेल कहते हैं। तो प्रत्येक शुक्राणु में एक सिर होता है अर्थात एक हेड होता है, एक मध्य टुकड़ा होता है अर्थात एक मिडिल पीस होता है, और एक पूंछ होता है अर्थात एक टेल होता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये एक शुक्राणु का चित्र है। किसका चित्र है? तो एक स्पर्म का चित्र है शुक्राणु का। ये देखिए इसका टेल पार्ट है, पूंछ है। ये जो पूरा दिखाई दे रहा है इसका मिडिल पीस है, मध्य भाग है, और ये ऊपर वाला जो है इसका हेड है अर्थात सिर है। तो ऊपरी पार्ट है हेड, यही जो है यह फीमेल ऑर्गन में प्रवेश करता है। तो यह हेड है जिसे सिर कहते हैं, बीच वाले भाग को मिडिल पीस कहते हैं। यह मिडिल पीस है, ये सभी मिडिल पीस है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये टेल है अर्थात पूंछ है। तो ये किसका चित्र है? स्पर्म अर्थात शुक्राणु का। अब यहाँ पे देखिए मानव का जो लिंग है उसको हम लोग देखें, पुरुष प्रजनन अंग को। यह पुरुष प्रजनन अंग का चित्र है अर्थात जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसी का चित्र है। यहाँ पे देखिए ये वृषण है। हमने अभी बताया कि एक जोड़ा वृषण होता है जिसे टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टेस। ये नलिकाएं हैं, ये नलिकाएं शुक्राणु नलिकाएं हैं। इन वृषण से जो शुक्राणु है इसी नलिका से निकलता है, जिसे स्पर्म पाइप कहते हैं, स्पर्म डक्ट कहा जाता है। और इसी से शुक्राणु निकलता है, और उसके बाद यह कहाँ पे प्रवेश करता है? यह इसके माध्यम से इस लिंग में प्रवेश करता है। ये क्या है? लिंग है, जिसे पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिस। और यह पेनिस जो है ये देखिए इसी भाग से ये पूंछ, ये जो हेड वाला भाग है यही प्रवेश कर जाता है इसी नली के माध्यम से। और जब वो प्रवेश करेगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाकर एक ओवरी को तोड़ देगा, ओवम को तोड़ देगा। तो ये है देखिए पुरुष प्रजनन अंग का चित्र। एक लिंग है, एक जोड़ा वृषण है, और एक जोड़ी शुक्राणु नलिकाएं हैं अर्थात 2 टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स एंड ए पेनिस। अब मादा प्रजनन अंग के बारे में देखा जाए अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, तो इम्पॉर्टेंट है मादा प्रजनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसमें क्या क्या होता है? तो एक यूटेरस होता है, एक अंडाशय होता है, एक डिंब वाहिनी होता है जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, एक जोड़ी गर्भाशय होता है अर्थात ए पेयर ऑफ ओवेरीज होता है, और एक अंडाशय अर्थात ओविडक्ट होता है। तो एक अंडाशय, एक जिसे यूटेरस कहते हैं, ए यूटेरस, एक ओविडक्ट होता है, एक डिंब वाहिनी जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, एक जोड़ी गर्भाशय होता है अर्थात पेयर ऑफ ओवेरीज। तो याद रखेंगे यूटेरस कितने? एक, अर्थात अंडाशय की संख्या एक, डिंब वाहिनी अर्थात फैलोपियन ट्यूब ये भी एक होता है, गर्भाशय अर्थात ओवेरीज की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी अर्थात 2, और ओविडक्ट ये एक होता है। ओविडक्ट कितना होता है? एक। अंडाशय के द्वारा, अंडाशय किसका निर्माण करता है? मादा युग्मक का निर्माण करता है अर्थात फीमेल गेमेट का निर्माण करता है। तो पूछा जाता है कि फीमेल गेमेट अर्थात अंडाशय का निर्माण, फीमेल गेमेट अर्थात मादा युग्मक का निर्माण किसके द्वारा होता है? कहाँ पे होता है? अंडाशय में। और यह इस फीमेल गेमेट को क्या कहते हैं? अंडाणु अर्थात ओवा कहते हैं, अंडाणु अर्थात ओवा कहते हैं। याद रखेंगे कि अंडाशय जो होता है वह मादा युग्मक का निर्माण करता है। इसी मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? तो अंडाणु कहते हैं, फीमेल गेमेट को ओवा कहते हैं।
अब ये चित्र दिया गया है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, मादा जनन तंत्र है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये देखिए ये यूटेरस है, इसी यूटेरस में पेनिस प्रवेश करता है और ये ओविडक्ट है और ये अंडे जहाँ बनता है जिसे ओवेरी कहते हैं। ये अंडाशय है और ये गर्भाशय है और ये यूटेरस है। तो यूटेरस है और यहाँ पे देखिए एक जोड़ी है ओवेरी और एक जोड़ी जो है ओविडक्ट, ये नली है। ठीक है, तो अंडाशय अर्थात यही यूटेरस है, इसी में अंडे का फॉर्मेशन होता है, इसी में अंडे का फॉर्मेशन होता है। और जो ओवेरी है अर्थात ये गर्भाशय है, इसी में गर्भ अर्थात बीज का निर्माण होता है, जो बच्चे का जन्म होता है इसी में। और ये ओविडक्ट है, ये भी पेयर में होता है, जोड़ी में। तो ये है मादा जनन तंत्र का चित्र, इम्पॉर्टेंट है। अब है निषेचन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है निषेचन के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अंग्रेजी में इसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। निषेचन को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। तो प्रजनन की प्रक्रिया में पहला कदम है शुक्राणु और अंडा का संलयन। तो जब प्रजनन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है कि जो स्पर्म होता है अर्थात शुक्राणु होता है, वह जो मेल का स्पर्म होता है वह फीमेल के अंडे अर्थात ओवम से क्या करता है? फ्यूजन करता है, संलयन करता है, जुड़ता है। और फिर इसके बाद शुक्राणु अंडे के संपर्क में आता है और इससे शुक्राणुओं में एक अंडे के साथ संलयन होता है और अंडा और शुक्राणु का इस तरह संलयन बार बार होते रहता है और इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन कहते हैं। तो निश्चित तौर पे समझ में नहीं आया होगा, देखिए एक बार फिर से समझाते हैं कि प्रजनन प्रक्रिया जब होता है तो इसमें सबसे पहला जो काम होता है प्रजनन में, वह जो मेल का स्पर्म होता है अर्थात शुक्राणु होता है, वह फीमेल के अंडा अर्थात ओवम से के साथ क्या करता है? संलयन करता है, फ्यूजन करता है, अर्थात एक दूसरे के साथ जुड़ता है। अर्थात जो स्पर्म होता है, मेल स्पर्म, मेल शुक्राणु, वह फीमेल अंडों के साथ क्या करता है? ओवम के साथ जुड़ता है। और जब ये दोनों संपर्क में आते हैं तो शुक्राणुओं में एक अंडे के साथ संलयन होता है और यह बार बार होते रहता है। तो अंडे और शुक्राणुओं का इस तरह जो संलयन है बार बार होना फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाता है। ठीक है, तो निषेचन समझ में आ गया होगा, इजी है कि जो मेल स्पर्म और जो फीमेल का जो ओवम है एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो ये बार बार मिलते हैं। कब? रिप्रोडक्शन के दौरान। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो इस दौरान जो फीमेल गेमेट है जिसे हम लोग ओवम कहते हैं और मेल गेमेट जिसे स्पर्म कहते हैं, ये बार बार एक दूसरे से फ्यूजन होते हैं, संलयन होते हैं, टकराते हैं, मिलते हैं, जिससे एक युग्मनज का निर्माण होता है, वही भ्रूण में बदल जाता है। निषेचन के दौरान और फिर भ्रूण क्या होता है? एक जीव के रूप में बन जाता है। निषेचन के दौरान शुक्राणु और अंडे के नाभिक दोनों एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे निषेचित अंडा अर्थात फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट अर्थात युग्मनज कहते हैं। तो निषेचन जब होता है तो उस दौरान शुक्राणु और अंडे के जो नाभिक होते हैं दोनों एक नाभिक का निर्माण करते हैं, दोनों मिलकर एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे निषेचित अंडा अर्थात फर्टिलाइज एग कहते हैं और इसे युग्मनज अर्थात जाइगोट भी कहते हैं। तो जब निषेचन होता है तो इस दौरान शुक्राणु और अंडा का जो नाभिक होता है ये दोनों मिलकर एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे निषेचित अंडा या युग्मनज या फिर फर्टिलाइज एग या जाइगोट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए किस प्रकार से ये अंडे का फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन किस प्रकार होता है। जैसे कि ये एक ओवम है, ये एक क्या है? ओवरी है, जिसके अंदर में एक ओवम है। बहुत सारे जब स्पर्म आते हैं तो इसको तोड़ते हैं। स्पर्म क्या होते हैं? निकलते हैं शुक्राणु, मेल गेमेट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गेमेट, और इसको तोड़ते हैं, ये तोड़ते हैं
जब ये तोड़ते हैं तो दो भागों में यह टूट जाता है, जिसे फ्यूजिंग न्यूक्लियाई कहा जाता है। फ्यूजिंग न्यूक्लियाई का मतलब होता है संलयित नाभिक, संलयित नाभिक कहा जाता है। और इस प्रकार दो नए अंडे का निर्माण होता है और इसी अंडे के इसे निषेचित अंडा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? निषेचित अंडा। अब देखिए निषेचन जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। तो सिंपल सा है, जो फर्टिलाइजेशन है वे टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक है आंतरिक निषेचन जिसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और एक बाह्य निषेचन जिसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसे आंतरिक निषेचन कहते हैं जो शरीर के अंदर में होता है, और बाह्य निषेचन जिसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं यह शरीर के बाहर होता है। तो आंतरिक निषेचन अर्थात एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो आंतरिक निषेचन अर्थात इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है यह मादा शरीर के अंदर में होता है। याद रखेंगे, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आंतरिक निषेचन अर्थात इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? मादा शरीर के अंदर। जैसे कि मनुष्य, गाय, कुत्ता, मुर्गियाँ, ये सभी जो हैं ये मादा शरीर के, ये सभी, इन सभी में मादा भी होता है और नर भी होता है। तो इनके मादा शरीर के अंदर में निषेचन होता है, और ये इनमें कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन अर्थात इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो सिंपल सी बात है, जैसा नाम है कि जब मादा के शरीर के अंदर, याद रखेंगे, कन्फ्यूजन करने के लिए पूछ देगा कि पुरुष के शरीर के अंदर में नहीं, कभी भी जो निषेचित ओवम कहाँ पे होता है, अंडाणु कहाँ पे होता है? मादा शरीर के अंदर में। तो निषेचन कहाँ पे होगा? मादा शरीर के अंदर में। तो मादा शरीर के अंदर में जब निषेचन होता है तो उसे आंतरिक निषेचन अर्थात इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे मनुष्य में, गाय में, कुत्ता में, मुर्गियों में। तो मनुष्य में अर्थात पुरुष में नहीं, महिलाओं में, महिलाओं में। अब देखिए, अब है बाह्य निषेचन। अब हम लोग आते हैं बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अर्थात बाह्य निषेचन क्या है? तो सिंपल सी बात है कि इसमें भी नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो निषेचन होता होगा वह मादा शरीर के बाहर होता है। तो इस प्रकार के निषेचन में जो नर और मादा युग्मक हैं वे एक दूसरे से संलयित कहाँ पे होते हैं? मादा शरीर के बाहर। अर्थात जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो मादा के शरीर के बाहर होती है। तो जो बाह्य निषेचन होता है, इस प्रकार के निषेचन में नर और जो मादा युग्मक होते हैं वे, उनका संलयन कहाँ पे होता है? मादा शरीर के बाहर में होता है। अर्थात इनका निषेचन जो होता है शरीर के एक्सटर्नल बाहर में होता है, लेकिन किसके? मादा शरीर के बाहर। जैसे कि जलीय जानवर, जैसे मछली, स्टारफिश। तो मछली और स्टारफिश में कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब भ्रूण का विकास कैसे होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। भ्रूण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। तो भ्रूण का विकास अर्थात डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है। अभी हमने देखा जो निषेचित अंडा होता है उसे जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। तो जब निषेचन हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है। कोशिकाओं की एक गेंद को जन्म देने के लिए जो युग्मक होते हैं अर्थात जाइगोट होते हैं, इनका बार बार विभाजन होता है और इसके बाद जो कोशिकाएं हैं वे एक समूह का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों अर्थात डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन जो हैं उनका विकास होता है। और इसी विकासशील संरचना को क्या कहते हैं? तो एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण कहते हैं। तो फिर से इसे बढ़िया से समझें। देखिए, जब कोशिकाओं की एक गेंद होती है तो उसी को जन्म देने के लिए मतलब है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं जो होती हैं उनका निर्माण होता है। तो उनके निर्माण के लिए
जब बहुत सारे कोशिकाएं मिल जाती है तो उसे उत्तक कहते हैं। तो इसी को कोशिकाओं का एक गेंद भी कहा जाता है। तो कोशिकाओं की एक गेंद को जन्म देने के लिए जो जाइगोट होते हैं अर्थात युग्मक होते हैं, वे बार बार विभाजित होते हैं, बार बार टूटते हैं और इसके बाद कोशिकाओं के द्वारा एक समूह का निर्माण होता है। और इस प्रकार शरीर के विभिन्न ऊतकों और अर्थात जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू हैं और ऑर्गन्स हैं उनका विकास होता है। और इसी विकासशील संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, तो इम्ब्रियो अर्थात भ्रूण कहते हैं। अब देखिए, जो भ्रूण आगे के विकास के लिए गर्भाशय के दीवार अर्थात दवाल ऑफ द यूट्रस में क्या हो जाता है, चिपक जाता है। जो भ्रूण है अपना आगे के विकास करने के लिए क्या करता है, तो गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपक जाता है। भ्रूण का विकास गर्भाशय में लगातार होते रहता है और धीरे धीरे शरीर के अंग का निर्माण होता है, जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आँख, कान, इन सभी का विकास होता है और ये सभी जुड़ के एक शरीर की संरचना का निर्माण करते हैं। तो भ्रूण का जो विकास है गर्भाशय में लगातार होते रहता है और ये धीरे धीरे ये जो भ्रूण है गर्भाशय में विकास होते होते शरीर के अंग बन जाते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आँख, कान, इन सभी का क्या होता है, तो विकास होता है। अब है कि गर्भ क्या है, अर्थात जिसे फ्यूटस कहते हैं। गर्भ को ही अंग्रेजी में फ्यूटस कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो भ्रूण का वह चरण जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान होती है उसे ही गर्भ कहते हैं अर्थात फ्यूटस कहते हैं। तो ये पता किया जाता है कि शरीर में मादा है या नर है, तो इसी भ्रूण का जब तक भ्रूण नहीं बनेगा, फ्यूटस का निर्माण नहीं होगा, तब तक इसका पता करना मुश्किल है कि ये फीमेल की बॉडी है या फिर मेल की बॉडी है। तो भ्रूण का वह चरण जिसमें शरीर के सभी अंगों की क्या होती है, तो पहचान होती है और इसी को ही गर्भ अर्थात फ्यूटस कहते हैं। तो भ्रूण ही गर्भ का निर्माण कर लेता है। भ्रूण का विकास पूरा हो जाने के बाद माँ क्या करती है, तो बच्चे को जन्म देती है और यह कितने समय में होता है, तो 9 माह। तो एक भ्रूण को पूरा विकसित होने में लगभग 9 महीने का समय लग जाता है। तो जब यह भ्रूण 9 महीने में पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो माँ क्या करती है, माँ के पेट में इसका विकास होता है तो उस एक बच्चे का रूप धारण कर लेता है और उसके बाद बच्चे का जन्म होता है। अब है कि अंड प्रजक जिसे ओविपेरस कहते हैं। 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक होता है ओविपेरस और दूसरा होता है विविपेरस। तो ओविपेरस जिसे अंड प्रजक कहते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो अंडा देता है, जो जीव अंडा देता है उसे अंड प्रजक या ओविपेरस कहते हैं। कि वैसे जीव जो अंडे को अंडा देता है अर्थात ले एग का मतलब अंडा देना, तो वैसे जीव जो अंडे को देते हैं वे ओविपेरस अर्थात अंड प्रजक कहे जाते हैं। जैसे कि हेंस अर्थात मुर्गी जो होता है ये अंडा देती है, इसमें आंतरिक निषेचन होता है और इसमें अंडे की उत्पत्ति होती है। तो मुर्गी क्या करती है, अंडा देती है, इसमें आंतरिक निषेचन होता है और यह अंडा देती है। जिन जानवरों में भ्रूण बाह्य निषेचन होता है उसमें भ्रूण का विकास होता है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो भ्रूण का विकास किस जानवरों में होता है, जिसमें बाहरी निषेचन होता है अर्थात एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कहाँ पे, महिला शरीर के बाहर। तो जिन जानवरों में बाह्य निषेचन होता है उनमें भ्रूण का विकास जो होता है कहाँ पे होता है, महिला शरीर के बाहर, अर्थात डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो जिन जानवरों में जो बाह्य निषेचन होता है उनमें जो भ्रूण का विकास होता है वह महिला शरीर के बाहर होता है। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। अंडे के आवरण के भीतर भ्रूण का विकास होता है और इसके बाद इस अंडे से बच्चे की उत्पत्ति होती है, बच्चे का जन्म होता है। यही अंडा धीरे धीरे फूट करके एक बच्चा का जन्म देता है, बच्चा बन जाएगा, इसमें से एक बच्चा निकल जाएगा।
तो जो अंडा का आवरण होता है, आवरण जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो उसके भीतर ही भ्रूण का विकास होता है और यह भ्रूण इसी अंडे से बच्चे का जन्म होता है। एक अंडा, इसी अंडा से बच्चा क्या होता है, निकल जाता है। जैसे कि टैडपॉल, टैडपॉल क्या है, तो मेढक का एक भ्रूण है। मेढक के भ्रूण को क्या कहते हैं, टैडपॉल कहते हैं। अब है जरायुज, जरायुज जिसे विवी पेरस कहते हैं। तो वैसे जीव जो बच्चे को जन्म देते हैं, चाइल्ड को जो डायरेक्ट बिना अंडा को दिए हुए बच्चे को जन्म देने वाले जीव क्या कहे जाते हैं, जरायुज अर्थात विवी पेरस कहे जाते हैं। जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये सभी किसको जन्म देते हैं, ये सभी जन्म देते हैं बच्चे को। देखिए, सबसे पहले अंडा बनता है। अंडा लार्वा जिसे कैटरपिलर कहते हैं उसमें परिवर्तित होता है और यह कैटरपिलर प्यूपा बनता है। प्यूपा से एक एडल्ट सिल्क वर्म, वयस्क रेशम का कीड़ा बनता है। तो सबसे पहले अंडा छोटा बनेगा, अंडा के बाद लार्वा बनेगा जिसे कैटरपिलर कहते हैं। यह कैटरपिलर प्यूपा बन जाएगा और अंत में यह प्यूपा एक वयस्क रेशम का कीड़ा बन जाएगा। उसी प्रकार से अंडा से टैडपॉल, तो जो मेढक का टैडपॉल होता है उसे लार्वा कहते हैं। मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं, टैडपॉल। और यह टैडपॉल एक वयस्क एडल्ट में जो मेढक है उसमें परिवर्तित हो जाएगा, याद रखेंगे। तो एग्जाम में पूछा गया है कि जो मेढक का भ्रूण है उसे क्या कहते हैं, उसे टैडपॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, टैडपॉल। अब एक छोटा सा टॉपिक है कायांतरण। एक टर्म है जिसे मेटामॉर्फिस कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। मेटामॉर्फिस अर्थात कायांतरण। तो परिवर्तनों अर्थात ड्रास्टिक चेंजेज के द्वारा लार्वा का प्लॉर में परिवर्तन होना। तो जो बहुत सारे परिवर्तन जब होते हैं तो उसके आधार पे जो लार्वा है वह एक वयस्क में रूपांतरित हो जाता है। अर्थात जो लार्वा है उसका वयस्क एडल्ट के रूप में परिवर्तित होना ही मेटामॉर्फिस कहलाता है। अर्थात जो भ्रूण होता है, छोटा जीव होता है, उस वहाँ से उसका जब डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होने के बाद जब एक एडल्ट जीव के रूप में बन जाएगा तो उसके बीच की पूरी प्रक्रिया को ही मेटामॉर्फिस अर्थात कायांतरण कहते हैं। तो परिवर्तनों अर्थात ड्रास्टिक चेंजेज के द्वारा लार्वा जब प्लॉर अर्थात एडल्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसे ही कायांतरण अर्थात मेटामॉर्फिस कहते हैं। अब है अलैंगिक जनक। क्या है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें केवल एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, जैसे जो एनसीईआरटी में दिया गया हम लोग वैसे ही पढ़ते चले जाएंगे। तो अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि हाइड्रा जो है उसमें यह जनन किस प्रकार से होता है, बडिंग के माध्यम से, मुकुलन के माध्यम से। तो अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा एक प्रकार का जलीय पौधा है और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होता है, बडिंग के माध्यम से। जैसे एक हाइड्रा है, बाद में इसमें एक कली निकल जाएगा और यह फिर धीरे धीरे मर जाएगा और यह एक नया जीव बन जाएगा, नया हाइड्रा बन जाएगा। तो पूछा जाता है कि हाइड्रा में रिप्रोडक्शन मुकुलन अर्थात बडिंग के माध्यम से होता है। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन अर्थात द्विखंडन के माध्यम से। तो अमीबा में किस प्रकार से, बाइनरी फ्यूजन अर्थात द्विखंडन के माध्यम से। अब आता है कि मानव में जो प्रजनन होता है उसका क्रम क्या है। तो बहुत बार एग्जाम में यह एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले युग्मज गठन होता है, उसके बाद निषेचन होता है, फिर युग्मनज का निर्माण होता है और अंत में एक भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो युग्मज का गठन होता है अर्थात मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अर्थात स्पर्म और जो ओवा है एक दूसरे के साथ संयुक्त होंगे, निषेचित होंगे और इसके बाद इनका निषेचन होगा, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। मिलने के बाद एक जाइगोट का निर्माण करेंगे, एक निषेचित अंडे का निर्माण करेंगे जिसे युग्मनज कहा जाता है और यह युग्मनज एक जीव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा जिसे एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण कहते हैं। तो ये तो था चैप्टर जिसका नाम है
पुरुष में प्रजनन, जीवों में प्रजनन, इसका नाम है जंतुओं में प्रजनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एक काम करेंगे कि लाइक ज़रूर करते रहें। लाइक कम आ रहा है तो लाइक निश्चित तौर पे करें, और कमेंट भी कम आ रहे हैं तो कमेंट करें, क्योंकि इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और इस प्रकार की जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, इम्पोर्टेंट जो हमारा मेहनत है वो सफल हो जाएगा। तो देखिए, तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और जो लोग इसमें नए जुड़े हैं वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अन्य दोस्तों और ग्रुपों में इसे शेयर करें। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है किशोरावस्था। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।